अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम CS 201 के फाइनल टाइम्स के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो करने जा रहे हैं। मैं साथ में ब्रीफली एलैबोरेट भी करूँगा। और वीडियो स्टार्ट करने पहले आपको मैं एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और स्पेशली ये उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी तक जो कि फाइनल टाइम की आपको तैयारी है। अगर आपको श्योर या कि मुझे तैयारी है तो आप एक दफ़ा ये वीडियो मस्त देखिएगा। और एट द एंड में आपको एक बात बताता चलूँ कि आपको मैं इसके एंड पे या मिड के दरमियान में आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो प्रैक्टिकल के लिहाज से प्रोग्राम आपके इनसाइड आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। और एक बात आपने ये याद रखनी है कि जो एंड है उसके ऊपर प्रोग्राम है, आप चाहे इसको जो कापी करके कंपाइलर के अंदर डेव C++ में रन भी कीजिएगा, इसके अंदर काफ़ी मिस्टेक्स हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जस्ट जो मैं आपको थ्योरी करवाऊँगा आपने वो करनी है, और बाकी जो प्रोग्राम की बात रह गई है मैं आपको एंड के ऊपर बता दूंगा। और चैनल का नेम भी आपको मेंशन करूँगा, अगर नहीं हुआ तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है कि अपना ग्रुप का लिंक शेयर करूँगा। आपने वहाँ से ज्वाइन करना है और मुझे वहाँ से मैसेज करना है, और मैं आपको जो कि 7-8 जो इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम है उनके जो 10-10 मिनट्स की जिस चैनल के ऊपर जो मैंने तैयारी की थी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपके भी A-B+ ग्रेड आएगा। ठीक है, ये मैं इतनी आपको शॉर्ट दे रहा हूँ। ठीक है, आपने मस्त देखनी है वीडियो, और साथ में आपने जो मैं टॉपिक्स आपको बताऊँ बिल्कुल आपने ध्यान से देखना है। और बाकी इसके अंदर कोई प्रोग्राम आपको जस्ट एक दफ़ा अगर आपने अपनी शॉर्टी को देखना है देख सकते हैं, बाकी इसमें से कोई प्रोग्राम जो है कि आपने नहीं देखना। जस्ट क्या करना है, आपने कंसेप्ट क्लिक करना है, चाहे आप जो मैं आपको चैनल मेंशन करूँगा वो आप उसमें सिखा रहे हैं चाहे इसमें सिखा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम जो आपके आने बेसिक्स हैं। ठीक है, एंड उसमें से आपको जो है कि जस्ट उन्हें कंसेप्ट पिक करने हैं और प्रोग्राम उन्होंने अपने से देने हैं। और बात ये आपको अंडरस्टैंड हो चुकी है, तो अब हम जो आगे मूव करते हैं। लेक्चर नंबर 90 के अंदर हमारे पास है सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल कंटिन्यू के अबाउट, ये स्टार्ट हो रहा है हमारे पास। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं वहाँ से आपको जो कि बता देता हूँ कि क्या। अच्छा, इसमें से जो है रैंडम एक्सेस फाइल में से आपने टाइल G और टाइल P का देख लेना है, ये जस्ट MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सीक P सीक G ये जस्ट आपके MCQs में आएंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। सीक G और टाइल G फंक्शन का आपने देख लेना, ये आपने जो है कि थ्योरी जो है एक दफ़ा पढ़ लेनी है, और बाकी ये आपसे पूछेंगे सीक G और टाइल G फंक्शन के अबाउट। ठीक है, ये जस्ट MCQs के लिहाज से यहाँ पर ये बात बताई है। इसके बाद हमारे प्रोग्राम इसमें से हम नहीं करते क्योंकि इतने जो इसमें से आते नहीं है। आपको जस्ट जो मैंने आपको बताया वो अगर आपके माइंड में बैठ चुकी है बात तो वेल एंड गुड। लेक्चर नंबर 20 के अंदर जो है आपको जस्ट यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, इसका मतलब है कि हम जो डाटा को किस तरह डिक्लेयर करना, और इसके बाद स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी डाटा होता है उसको एक सीक्वेंस या तरतीब में हम अपने डाटा जो स्टोर करते हैं वो हमारे पास स्ट्रक्चर कराता है। और डिक्लेयर कैसे किया, ये हमारे पास करैक्टर है। करैक्टर मीन कि हम कोई भी जो अल्फ़ाबेटिक जो है नंबर इसके अंदर स्टोर कराएंगे, A-B-C कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है, ये ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया 16 पास थे। 16 मतलब होता है कि इसने इतनी जो स्पेस है जो है कि इसने ऑक्यूपाई करी है, ये हमारे पास खिलाएगा। यहाँ पे करैक्टर एड्रेस के लिए भी 100 जो है हमने जो मेमोरी है वो क्या कर दिया के लिए रिजर्व करी है। फ्लोट CGP है। फ्लोट का मतलब होता है हमारा जो पॉइंट्स के फ्लोट जहाँ पे भी आएगा वहाँ हमारे पास जो है कि जो भी फिगर आएगी वो पॉइंट्स के अंदर होगी। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है इस बार ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट का जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ चुका है, तो ये आपने एक दफ़ा देख लेना है। बाकी मैं आपको जल्दी करवाता हूँ क्योंकि मैं 350 जो का पेपर आपको यहाँ पे पेजेस जो हमारे रहते हैं। स्ट्रक्चर को किस तरह आपने जो है कि डिक्लेयर करवाना है, अरे को डिक्लेयर करवाने को मैंने आपको बताया कि ये हम स्टूडेंट है, ये इसका नाम रखेंगे, और ये क्या है S जो है कि वेरिएबल नेम हमने रख लिया, और साथ क्या कर दिया 100 जो है कि हमने जो कि स्पेस जो है ऑक्यूपाई की। ये इसको जो अरे को डिक्लेयर कैसे करा, इसके अंदर हम जितनी भी स्पेस है जो ऑक्यूपाई करनी 100 करनी है। ठीक है, करैक्टर के लिए वो हमने यहाँ पे जो है कि ऑक्यूपाई कर रही है। अब ऑपरेटर का साइज़ है, ये देखा हमने इसको देखना हो तो कितना साइज़ है, तो साइज़ ऑफ और ब्रैकेट के अंदर जो है कि वो नेम देते हैं, और S1 जो है कि हमने रखा है। इसके बाद हमारे पास अब आ जाता है नेक्स्ट। ये प्रोग्राम तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, बस आपने देखा। अच्छा, जो लेक्चर नंबर 21 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास है बिट मैनिपुलेशन क्या होती हैं, ये हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, एंड का ऑपरेटर दिस वन है, आर का ऑपरेटर दिस वन है, आर और बिट एक्सक्लूसिव आर का जो ऑपरेटर दिस वन होता है। नॉट का ऑपरेटर जो है कि ये निगेशन का जिस तरह सिंबल होता है उसके, अगर आपने MTH 202 पढ़ी है तो ये आपको पता होगा। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का ये हमारे पास इस तरह जो होता है वो 2 लेस दैन होते हैं, और ग्रेटर दैन के अंदर जो शिफ्ट राइट का मतलब होता है कि ये इस तरह ग्रेटर दैन के होता है। ठीक है, अब हमारे पास अगर आपने CS 302 मेरे ख्याल से आपके इसी सब्जेक्ट में है तो आपको ये पता होगा हमने किस तरह करना है। अगर हमारे पास ये हमारे पास है
एंड ऑपरेटर है, अगर बोथ 1 होंगे तो 1 होगा, बाकी तमाम 0 होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टेबल आ जाता है नेक्स्ट जो कि दिस वन का, ये हमारे पास इसका ये आर का मतलब है कि अगर हमारे पास इसके अंदर आर के अंदर आपने प्लस करना होता है, 1 + 1 1 होगा, और 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, 0 + 0 0 होता है, ठीक है। ये हमारे पास आर्क है। इसके बाद हमारे पास अगर एक्सक्लूसिव आर्क, एक्सक्लूसिव आर्क का मतलब होता है कि अगर हमारे पास बोथ वैल्यू सेम होगी तो जवाब 0 आएगा, अगर डिफरेंट होगी तो हमारे पास जो जवाब है वो 1 आएगा। 1 1 हमारे पास 0 होगा, ये देखिए ये 1 है और ये 1 डिफरेंट है तो 1 आ गया, ये 0 और 1 है तो डिफरेंट है 1 आ गया, ये सेम है तो 0 आ गया। इसके बाद हमारे पास निगेशन का है, मीन कि ये हमारे पास आ गया नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का मतलब अगर हमारे पास बिट 1 है वो उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा, अगर हमारे पास बिट 0 उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा। दिस 1 ये आपको मैंने बता दिया। बाकी ये यहाँ पे भी यही प्रोसेस है, कोई अगर 1 थी और उसको जब निगेशन किया 8 का तो 0 आ गया, मीन कि इसका नवाज कर दिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है शिफ्ट ऑपरेटर का, मैं आपको तमाम ये बता चुका हूँ हमने किस तरह करना है, और एक्सरसाइज वगैरह ये आपने देख रहे हैं, इतनी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं। ये इसका जो पेपर होता है तमाम कंसेप्चुअल होता है और बहुत ही ईजी होता है। रीडिंग मटेरियल के अंदर हमारे पास आ गया है बिट वाइज मैनिपुलेशन का है, ये आपने देख लेना है इसको A+। अच्छा, अगर हमारे पास ये मेथड दिया हो या ये दिया हो, दो बहुत का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। ये किस तरह होता है मैं आपको अभी जल्दी बताता हूँ क्योंकि वीडियो लेंथ ही ना हो। A+ = A हो तो इसको हम क्या कर देते हैं, A = A+1, ठीक है। ये भी ठीक है, अगर ये आपको दिया हो तो इसको इस तरह भी, ये दोनों मेथड बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए इन दोनों का। इसके बाद दिस 1 आ गया, दिस 1 आ गया, ये तमाम चीज़ें आपस में सेम है, ये इस तरह दे दें या इस तरह दे दें, ये सेम होता है। इसके बाद हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर करवाया जाता है। अगर इंटीजर हमारे पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, फ्लोट में नहीं है, मीनिंग 1 2 3 या 3 4 7 इस तरह हमारे पास है जो पॉइंट के बगैर है, तो वो हमारे पास डायरेक्ट टाइम। अब हमारे पास ऑपरेटर आ गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल और बिट वाइज, ये 3 आपसे ऑपरेटर पूछ सकते हैं कौन कौन से होते हैं, ये आपने बात याद रखनी है। अरिथमेटिक के अंदर हमारे पास एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कहा जाता है, ये हमारे पास एग्जांपल दी गई है। लॉजिकल के अंदर हमारे पास ग्रेटर दैन, लेस दैन इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद साइन में ऑपरेटर, ये तमाम चीज़ें लॉजिकल में आ जाती हैं। उसके बाद बिट वाइज के अंदर ये हमारे पास एक्सक्लूसिव होगा, आर गेट होगा, नार गेट, ये बिट वाइज होगा, नॉट ऑपरेटर, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऑक्यूपाई करती हैं। और बाकी हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट है, तो ये भी आप देख रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट की जो कि हमने किस तरह करना है। दैन हमारे पास आगे नेस्टेड का इफ़ ये कंडीशन हमारे पास जहाँ पे अप्लाई होगी, इफ़ कंडीशन जहाँ पे अप्लाई होगी एक से ज़्यादा बार, वो हमारे पास क्या होगा, नेस्टेड होगा। वाइल लूप है, वाइल लूप का ये जो स्ट्रक्चर है ये भी आपने देख लेना है, और डू वाइल लूप का भी देख लेना है। अच्छा, वाइल लूप डू वाइल लूप को मैं आपको जस्ट ब्रीफली बता देता हूँ। वाइल लूप के अंदर जो कि कंडीशन सबसे पहले आती है, डू वाइल लूप के अंदर जो उसकी कंडीशन जो कि एंड के ऊपर आती है, और इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको जस्ट एक लाइन का बताऊँगा, वो जो डिफरेंस है वो आपके एग्ज़ाम में आएगा। अच्छा, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि कोई वो कौन सा लूप है जिसके अंदर हमारी जो कंडीशन है, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, उसने मस्ट रन होना होता है, उसको एक बार एग्जीक्यूट होना होता है, वो डू वाइल लूप होती है। अगर वाइल लूप की जो कंडीशन है अगर वो फॉल्स होगी तो वो रन नहीं होगी, वहाँ पे एरर आ जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगी, हमारा जो प्रोग्राम वो टर्मिनेट हो जाएगा। बट जब हमारे पास डू वाइल लूप होगा, डू वाइल लूप के अंदर अगर हमारे पास जो कि लेट्स अगर हमारी कंडीशन जो है कि वो फॉल्स है, फॉल्स होने की सूरत में भी फिर भी वो जो है कि वो एग्जीक्यूट एक दफ़ा मस्ट होगी, ठीक है। ये चीज़ दो जो मैंने बातें बताएं बिल्कुल आपने ज़हन नशीन कर लेनी है, ठीक है। अगर आपसे डिफरेंस पूछ लेते हैं, और बाकी जो है कि ये जो स्ट्रक्चर ये काइंडली आपने देख लेना है। मैं आपको यहाँ से जो कि आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं यहाँ से आपको बिल्कुल एलेबोरेट जो कि नहीं कर सकता, मैं जस्ट आपको प्लीज़ ब्रीफली जो कि एलेबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और उसके बाद जो कि पेजेस हमारे पास बहुत अभी रहते हैं। फॉर लूप है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपके ये समझिए कि आपके अंदर प्रैक्टिकल 2 से 3 जो प्रोग्राम है वो फॉर लूप के ही जाते हैं। फॉर लूप का भी स्ट्रक्चर आपने देख लेना है, जो इस तरह का होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्विचेस, ब्रेक और कंटिन्यू। अच्छा, ब्रेक स्टेज में स्विचेस और ब्रेक स्टेटमेंट होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट होगा, ये तमाम चीज़ें आपके एग्जाम के लिए आज इंपॉर्टेंट हैं। फंक्शन कॉलिंग है, जब हमने फंक्शन को कॉल करना होता है वो मैं आपको नीचे बताऊँ किस तरह कॉल करना है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया अरे की बात। अरे जो हमारे पास ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अरे 6 है, तो यहाँ पे अरे 5 क्यों आ रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या क्यों 5 क्यों आ रहा है, ये बात आपके जहन में अभी आ रही होगी। ये इसके यहाँ पे 6 आना चाहिए, क्योंकि अरे के अंदर जो है कि हम जो है कि उसका जो साइज़ है वो कहाँ से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसको काउंट करना, वो 0 से स्टार्ट कर, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के अंदर मस्ट एमसीक्यूज़ आ गए, ये आपने बात ज़हन नशीन करनी है। ये जो अरे का साइज़ जो है हम 0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर जो हमारे पास जो वेरिएबल का जो एड्रेस होता है उसको होल्ड करते हैं। ये बात याद रखें कि जो वेरिएबल का एड्रेस होता है वो जो है हमारे पास पॉइंटर जो है उसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, वो हमारे पॉइंटर कहलाते हैं। बाकी ये फाइल इनपुट आउटपुट का आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं।
ये तो आपको वैसे ही पता है। प्री प्रोसेसर का मतलब होता है जब हम जो कि प्रोग्राम स्टार्ट करने पहले जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज जो ऐड करते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद हैश इंक्लूड सम फाइल वगैरह जो है, एफ स्ट्रीम होगा, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल डॉट एच, एच जो हमारे पास एक्सटेंशन है हेडर फाइल की, स्ट्रीम एफ स्ट्रीम डॉट एच, एक्स स्ट्रीम डॉट एच, और यहाँ पे ये भी एलेबोरेट किया गया कि एच स्टैंड फॉर हेडर फाइल जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आज इंक्लूडेड डायरेक्टरी जो हम इस्तेमाल करते हैं, हैश इंक्लूड माई हेडर फाइल डॉट एच, जो डॉट एच है ये हमारे पास क्या है कि ये हेडर फाइल की एक्सटेंशन है। बाकी ये चीज़ें आपको बताएंगे, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डाट ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। डिफाइन डायरेक्टरी मतलब है कि जिसकी जो वैल्यू जो बिल्कुल जो कांस्टेंट होती है, जो चेंज नहीं होती, वो हमारे पास उसको क्या कहते हैं, हैश डिफाइन से जो कि लिखते हैं। आप जैसा हमारे पास पाई है, पाई की जो वैल्यू 3.1415926 होती है, ये हमारे पास जो वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट आती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये तो आपने मैथ पढ़ा, आपको पता होगा, इसलिए ये हमने कहा कि हैश डिफाइन जो है लिखा है। इस तरह जो है कि हमारे पास ई की जो वैल्यू होती है वो अभी मेरे माइंड में आ रही है, क्या बाय द वे जो भी है वट एवर, वो अभी क्या करेंगे कि वो हैश डिफाइन के साथ लिखे, जिसकी वैल्यू जो हमारे पास चेंज है तो उसको क्या कहते हैं, हैश डिफाइन के साथ लिखते हैं। ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। और बाकी ये आपने अदर प्रोसेसर डायरेक्टरी ये देख लेंगे अपने से ही, एल्स होगा, इफ एल्स होगा, उसके बाद डिफाइन होगा, हैश इंक्लूड फाइल नेम होगा, ये फाइल नेम, ये तमाम चीज़ें। अब हमारे पास है बग क्या होते हैं, हैश डिफाइन बग, बग का डीबगिंग क्या होती है, और बग मतलब जो हमारे पास एरर आता है, चाहे हमारे सेमीकॉलर का है, चाहे हमारी जो कंडीशन अप्लाई की है उसका एरर आ गया, चाहे हमने कोई भी मीन के ब्रैकेट्स वगैरह जो है वो नई मीन के इंसर्ट की, मीन कोई भी एरर आ सकता है, ठीक है, वो हमारे बग रहता है। डीबग का मतलब होता है कि हमारा जो एरर आ गया, बग आया है, वो क्या कहता है, उसको फाइंड करना और उसको क्या करना है, सॉल्व करना, ठीक है। डीबगिंग काम होता है जो एरर आया होता है उसको क्या करना, फाइंड करना, फिर उसको जो कि सॉल्व करना, वो हमारे पास डीबगिंग का वर्क होता है। ये चीज़ आ गई। इसके बाद हमारे पास आ गया मैक्रोज, ये मैंने आपको बताया हैश डिफाइन का, जिसकी वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, जो चेंज नहीं है तो उसके साथ हैश डिफाइन यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको ब्रीफली कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। बाकी जो है ये प्रोग्राम आपने देख लेने हैं। यहाँ पे भी ये दी गया हैश पाई की जो वैल्यू जो हमारे पास कांस्टेंट जो चेंज नहीं होती उसको हैश डिफाइन के साथ हमने राइट ऑफ किया। टिप्स वगैरह ये आपने देख ली। अच्छा, टिप्स वगैरह आप मस्ट नहीं देखिएगा क्योंकि ये पेपर के अंदर जो कि जो MCQs वगैरह यहाँ से जो टिप्स में आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी जब मेमोरी जो ऑक्यूपाई करनी होती है या एलोकेट करनी होती है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं कि हीप से मेमोरी को गाइड करते हैं। हीप क्या होता है, ये हीप जो मेमोरी ये हमारे पास है, हीप को मैं एच दे देता हूँ। हीप जो है कि ये हमारे पास एक मेमोरी का ढेर होता है जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी जो मेमोरी है एक ही जगह पे के ऊपर ही जो कि मीन के जिस तरह ढेर होता है ना, एक ही जगह के ऊपर ऑक्यूपाई होती है। फिर क्या करते हैं, अगर हमें जितनी मेमोरी एलोकेट करनी होती है या गेट करनी होती है वो क्या करते हैं, हम हीप से ले लेते हैं, ठीक है। और जब मेमोरी को हीप से ले लेते हैं फिर उसको यूटिलाइज या यूज़ करने के बाद क्या करता है, जब हम देखते हैं कि ये हमारे पास अब हमें मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, अब ये हमारे से अब हमने क्या करना है, इसको फ्री करना है। जब फ्री करते हैं तो क्या करते हैं, डी एलोकेट कर देते हैं। मेमोरी क्या होती है, फिर डी एलोकेट करने के बाद जो हीप के अंदर जो है कि वापस जो है कि वो रिटर्न हो जाए, इससे हमारी जो मेमोरी है वो लीकेज नहीं होती। ये चीज़ जो मैंने आपको बताई ये थोड़ा सा आपने बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग करनी, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट है ये कन्फ्यूजिंग वाला है। अच्छा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या मतलब, डायनेमिक का मतलब होता है कि ये क्या होता है कि इस ये अनदर पार्ट, ये मेमोरी जो है कि ये पार्ट और ये एक मेमोरी का पार्ट होता है जिसको हम हीप कहते हैं, वो मैंने आपको बताया जो मेमोरी का ढेर होता है जहाँ पे वो हमारे पास हीप होता है। और डायनेमिक क्या करती है, डायनेमिक जो है कि जो मेमोरी को एलोकेट करती है हीप से, मीन के हीप एक मेमोरी का ढेर होता है जहाँ से हम मेमोरी को उठाते हैं फिर उसको यूज़ करते हैं। जब यूज़ कर रहे हैं हम देखते हैं कि हाँ अब हमें जो कि इसकी ज़रूरत नहीं, हम क्या करते हैं उसको वापस डी एलोकेट या उसको रिटर्न कर देते हैं हीप की तरफ, ठीक है, ताकि हमारी जो मेमोरी लीकेज ना हो। अब यहाँ पे हमारे पास ये देख लेना वाइड का लॉक। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा या जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपने कलोक को क्या करना है, एक ये इसका सिंटैक्स याद करना है, ठीक है। और ये जो हमारे पास एक लाइन है, द फर्स्ट आर्गूमेंट इज द रिक्वायर्ड स्पेस इन टर्म ऑफ नंबर वाइड द सेकंड, ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी। लेकिन इन दोनों का जो है ये आपको आनी चाहिए मस्ट, ये आपसे ये MCQs के लिहाज में मस्ट आएंगे कि कलोक का फंक्शन कौन सा है और एक को हमारे पास था मेलोक फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए। ये देखें मेलोक का जो आपने इसका सिंटैक्स दे लेना है, कलोक का भी देख लेना, ठीक है, ये आपको मस्ट आएगा एग्जाम के अंदर। फ्री का मतलब वही है, जब मैंने आपको बताया था जब मेमोरी जो है एलोकेट करते हैं हीप से, फिर क्या उसको यूटिलाइज़ करने के बाद हम देखते हैं कि अब हमारे पास मेमोरी जो है इसकी हमने को इस्तेमाल नहीं करनी, आप क्या करते हैं इसको जो वापस रिटर्न करवा देते हैं या जब फ्री होने की सूरत में हम मेमोरी को वापस जो हीप में सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं। कलोक का लॉक फंक्शन है, ये आपने देख लेना, ये प्रोग्राम ही इंपॉर्टेंट है। रियल लॉक फंक्शन क्या होता है, रियल लॉक का फंक्शन जो हमारे पास ये देखा है,
ये हमारे पास रियल लॉग का, ये आपसे पूछ सकते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है, तो ये आपने मस्ट रिमेंबर रखना है अपने माइंड के अंदर। मेमोरी लीकेज का वही मैंने आपको बताया था, जब हम मेमोरी को एलोकेट करती हैं हीप से, उसको यूटिलाइज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करने के बाद हमें या जहन में याद नहीं रहता या हम उसको रिटर्न नहीं करवाते, वो क्या होता है कि हमारे पास जो मेमोरी होती है वो लीकेज हो जाती है, वो ज़ाया वेस्ट हो जाती है, ठीक है। और वो इसे वेस्ट होने की सूरत में हमारे पास क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर है वो डैमेज हो सकता है, वो मीन हैंग हो सकता है, मीन बहुत सारे जो कि प्रॉब्लम जो अकर हो सकते हैं। ये चीज़ आपने ज़हन नशीन का लेनी है मेमोरी लीकेज की भी। डैंगलिंग पॉइंटर के उनसे होते हैं, ये हमारे पास, ये मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। डैंगलिंग पॉइंटर इज़ अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ मेमोरी लोकेशन दैट हैज़ बिन फ्री आर डिलीटेड, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन देख लेनी है कि डैंगलिंग पॉइंटर वो होते हैं जो पॉइंट कर रहे होते हैं मेमोरी लोकेशन को, जो कि हमारे पास फ्री हो जाती है या उसको डिलीट हो जाती है, ठीक है। वही बात मैंने आपको प्रीवियस बता चुका मेमोरी लीकेज की अबाउट ही। इसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 25 है, इसके हम हिस्ट्री ऑफ C++ की आपने देख लेना है कि इसको जो कि सी लैंग्वेज जो डेवलप हुई थी सेंटेंस बेल लैब्स के अंदर 1970 के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें आपने सेंटेंस का देख लेना है। आई लैंग्वेज कौन सी, कबोल है, फोर्ट्रॉन है, ये तमाम चीज़ें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है। और ये इतना अहम नहीं है। डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट का मतलब है कि ये हमारे पास एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम, फंक्शन का नाम पावर रखा है, और फिर इसके अंदर पैरामीटर पास कर दिए। पैरामीटर पास करने का मतलब होता है कि इस ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम इसके अंदर ये आर्गूमेंट पास नहीं करते, वो हमारे पास जो कि वो नल होगा वो आर्गूमेंट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कहलाएगा। अगर जब इसके अंदर पास करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, पैरामीटर जो कहलाएंगे। ये मैं आपको आगे एलाबोरेट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है कि ये देख प्लेसमेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन है, इसको वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करें ये तो आपको पता है। इनलाइन फंक्शन मतलब होता है कि हम नॉर्मल फंक्शन को जो क्लास के अंदर जो है कि वो हम इसको डिक्लेयर करवाते हैं, लेकिन जो इनलाइन फंक्शन होता है इसको क्लास के आउटसाइड जो है कि वो इनलाइन करवाते हैं। इसके बाद ये आपने इसका थोड़ा बहुत देख लेना है कि इनलाइन के अंदर और थ्योरी जो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर इनलाइन फंक्शन के अंदर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया फंक्शन ओवरलोड। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि जब हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसको अगेन एंड अगेन जब डिक्लेयर करवाते हैं वो हमारे पास क्या बन जाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग बन जाता है। फंक्शन को बार बार जो है कि एक ही वेरिएबल सेम वेरिएबल को बार बार डिक्लेयर करवाना वो बन जाता है। क्लास ऑब्जेक्ट का क्लासेज वो होती है जिसके अंदर हमारे पास डाटा मेंबर होते हैं। डाटा मेंबर कौन से होते हैं, फंक्शन मैनिपुलेट जिसके अंदर हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट दोनों होते हैं, वो हमारे पास क्या क्लासेज कहलाते हैं, ठीक है। डाटा मेंबर और एदर मैनिपुलेट फंक्शन टू मैनिपुलेट दैट डाटा इज कॉल्ड क्लासेस कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इंस्टेंस ऑफ क्लास, जो क्लासेज होती हैं जब उसका जो ऑब्जेक्ट जो है कि क्रिएट किया जाता है वो हमारे पास क्या कराते हैं, ऑब्जेक्ट कराते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है क्लास की, ये आपने देख लेना है कि इट इज़ वेरी सिंपल टू स्ट्रक्चर कीवर्ड है, मीनिंग क्लास का आप लिख दें जिसके अंदर हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट जो कि एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं वो हमारे पास क्लासेस कराती हैं, वाट एवर आप जो भी डेफिनेशन बना रहे हैं अपने से। और इसको डिक्लेयर किया जाता है, ये आपने देखना है पहले क्लासेज कीवर्ड देते हैं। क्लास हमारे पास कीवर्ड है, कीवर्ड वो होता है जो कि हमारे पास जो प्री डिफाइन हो तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्लास का कोई भी नेम रखना है, अगर हमने रखना है कि स्टूडेंट रखना है तो वो रख सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हम इसको भी इस तरह डिक्लेयर करवा सकते हैं। एक बार हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ क्लासेस है, इसको किस तरह हम डिक्लेयर करवाया जाता है। पहले क्लास होता है, इसका क्लास का ये क्लास हमारा कीवर्ड है, आप क्लास का नेम दे दिए डाटा है। अब हमारे पास इसके दो हैं, एक पब्लिक डाटा है और एक प्राइवेट डाटा और एक पब्लिक है। जो प्राइवेट डाटा होता है इसके अंदर हमारे पास जो है कि इसको क्लास के इनसाइड हम डिक्लेयर करवा सकते हैं, इसको आउटसाइड डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सेस नहीं कर सकते। पब्लिक वो डाटा होता है जिसको हम इनसाइड एंड आउटसाइड क्लास के बहुत साइड हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये दो चीज़ जो मैंने आपको बताई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट डाटा वो होता है जिसको क्लास के इनसाइड जैसे एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक वो होता है जिसको क्लास के इनसाइड एंड आउटसाइड जो कि वो एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट बारी आ जाती है सैम्पल ऑफ प्रोग्राम, इसको किस तरह हम डिक्लेयर करवाते हैं। ये आपने क्लास का स्ट्रक्चर देख लेना है किस तरह करवाना है। बाद में अगर फिर भी आपको इनकी स्ट्रक्चर की समझ आ रही तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आपको मैं बता दूँगा वो चैनल किस चैनल से आपने जो कि इन जो 5-6 जो प्रोग्राम इंपॉर्टेंट हैं वो आपने वहाँ से आपने लर्न करनी है, देख लेनी है। आपको इंशाल्लाह 100% जो है कि मुझे श्योरिटी है कि आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर वो होता है कि जो क्लास का जो नेम होगा वही जो नेम होगा वो हमारे पास कंस्ट्रक्टर कहलाता है। वो है ये देखें, रिटर्न हैविंग द सेम नेम ऑफ दैट, मीन की क्लास का जो नेम है वही हम कंस्ट्रक्टर का नेम रखते हैं, वो हमारे पास कंस्ट्रक्टर कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्टर को किस तरह हम डिक्लेयर करवाते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। अब हमारे पास आ जाता है, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, उसको कॉल खुद जो सेल्फ कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ना होता है कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड। ये चीज़ आपको समझ आ गया है।
उसके बाद हमारे पास बारी आ जाती है टिप्स, वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये आपने देख लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। जो कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो बिल्कुल एज इट इज़ क्लास का नेम ही होता है, बिल्कुल सेम होता है। यही चीज़ यहाँ पे एलैबोरेट की गई है। और जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं उनके अंदर कोई भी आर्गूमेंट नहीं होता। आर्गूमेंट जो मैं आपको प्रीवियस बताया था, जो हम ब्रैकेट्स देते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब ये इसके अंदर हम कोई भी जो डाटा वगैरह इंसर्ट नहीं करते, ठीक है, कोई भी नहीं डिक्लेयर करवाते वेरिएबल वगैरह, वो हमारे पास क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। अगर इसके अंदर कोई भी हम डेट पास करवा देते हैं, वो हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, वही कंसेप्ट आ चुका है। अगेन क्लासेस क्या होती है, क्लासेस जो कि वे होता है डिफाइनिंग यूजर डिफाइंड डाटा टाइप इन केस ऑफ एनी डिफाइंड, वही चीज़ आ गई हमारे पास। कंस्ट्रक्टर का वही मैंने बताया था, जो क्लास का नेम होगा वही इसका नेम होगा कंस्ट्रक्टर का। और कंस्ट्रक्टर की दो टाइप्स होती हैं, कंपाइलर जनरेट कंस्ट्रक्टर। कंपाइलर जो होता है इसके अंदर जो होता है, इसको कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं करना पड़ता, यूज़र जो होता है उसको डिफाइन नहीं कर पाता, लेकिन जो कंपाइलर होता है उसको ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। और इसके अंदर कोई भी पैरामीटर वगैरह नहीं होते। कंस्ट्रक्टर हैज़ नो पैरामीटर, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं होते। सैम्पल कंस्ट्रक्टर के अंदर ये चीज़ आपने देख लेनी है कि सैम्पल कंस्ट्रक्टर जो कि इसको इनिशियलाइजेशन किया जाता है विदाउट एनी टेक आर्गूमेंट लिए बगैर, इसको जो इनिशियलाइजेशन की जाती है। पैरामीटराइज का मतलब होता है कि इसके अंदर ये हमारे पास फंक्शन नेम है, क्लास डाटा है। अब इसके अंदर जो मैंने इंटीजर 3 टाइम इंटीजर दिया है कि ये हमारे पास जो डाटा टाइप्स है। अब मैंने इसके अंदर जो कि डाटा को इंसर्ट किया, ये हमारे पास बन गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर लेट्स सपोज इसके अंदर मैं कुछ भी इंसर्ट नहीं करता, ये बिल्कुल खाली ब्रैकेट्स होती हैं, साथ डाटा यहाँ पे लिखा होता है, डी मैं यहाँ से नॉमिनेट करता हूँ। अब ये हमारे पास कौन सा बन जाता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाए। मीन के इसके अंदर जो है कोई भी नहीं आर्गूमेंट पास किया गया, ये हमारे पास कराएगा। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब है कि जो हमारे वेरी करता है नंबर ऑफ टाइप दैट आर्गूमेंट है। मीनिंग कि जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो फंक्शन के अंदर बार बार अगर हम मोर देन वन टाइप अगर उसको यूज़ करते हैं, उसी फंक्शन ओवरलोडिंग को, फंक्शन नेम को, वो हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बन जाता है। अब एक्सप्लेनेशन दी गई, ये आपने पढ़ लेनी है। और यूटिलिटी का भी पढ़। अच्छा, डिस्ट्रक्टर जो है कि ये कंस्ट्रक्टर का अल्टरनेटर होते हैं। और ये हमारे पास जो कि नेगेशन का जो सिंबल होता है, जो आपको मैं प्रीवियस पढ़ा चुका हूँ, ये नेगेशन का सिंबल होता है। ये इसको पढ़ते हैं टिगल, TIDL, यहाँ पे लिखो, इसको साइन क्या पढ़ते हैं, टिगल, ठीक है। ये डी को जी हमने पढ़ना, कोई टाइल डी पढ़ते हैं, ये पता नहीं क्या से क्या पढ़ते रहते हैं, इनको जो कि प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करते ये, लेकिन इसका जो नेम होता है वो होता है टिगल, ठीक है। ये इसका जो नेम है वो हम इसको नॉमिनेट करते हैं, वो ये इस नेगेशन से, ठीक है। अब इसका मैं एक स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। इसका जो नेम होता है वो बिल्कुल क्लास नेम जैसे, ये देखें। अब मैंने यहाँ पे कहा कि क्लास है, ये देखें, आप क्लास का नेम क्या किया, वो डिक्लेयर करवाया डाटा। अब मैंने जब कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर को अब कंस्ट्रक्टर को कॉल बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया, जो ये बिल्कुल एज इट इज़ जो कि क्लास का नेम था वही रखा, राइट। अब इसको डिस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर को डिस्ट्रक्टर बनाने के इसके साथ मैं क्या करूँगा, जब नेगेशन का सिंबल आएगा वो डिस्ट्रक्टर बन जाएंगे, जिस तरह एज इट इज़ ये देखो वो है। अच्छा, डिस्ट्रक्टर जो एक और अहम बात है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमारे पास जो हमेशा उसकी एग्जीक्यूशन होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ हमारे एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन जो डिस्ट्रक्टर होता है ये क्या होता है, जब कॉल होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ कॉल होता है, और कंस्ट्रक्टर जो है ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ये दोनों चीज़ें आपने पॉइंट ज़हन नशीन कर लेने हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 28 है। इसके बाद मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी एलोकेशन मतलब होता है जब हम मेमोरी ज़रूरत हम क्या करते हैं कि हीप को कॉल करते हैं, हीप से मेमोरी ले लेते हैं, मेमोरी को एलोकेट कर लेते हैं, फिर उसको यूटिलाइज़ करने के बाद जब हम देखते हैं कि अब हमें इसकी नीड नहीं, हम क्या करते हैं उसको फ्री कर लेते हैं, डी एलोकेट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास क्लॉक वो मैं आपको बताया कि वो आपने जा रहा है। अच्छा, जब हमने मेमोरी को एलोकेट करना, हम उसके साथ क्या लगाएंगे, न्यू कीवर्ड लगाएंगे। जब न्यू और साथ डाटा टाइप्स हम जब डिक्लेयर करेंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यू बन जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसको ऑपरेटर का यूज़ किया न्यू का। अब हमने क्या किया, मेमोरी को एलोकेट कर लिया इसके थ्रू। और न्यू को जो ये भी आपने जेर में निशान रखना है कि मेमोरी को किस तरह एलोकेट करते हैं न्यू कीवर्ड से। इसके बाद डिलीट को जब हम मेमोरी को यूज़ कर लेते हैं, अब उसको मेमोरी को फ्री करना होता है, हम क्या करते हैं, डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करें। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। न्यू ऑपरेटर का काम होता है जब हमने मेमोरी को एलोकेट करना है या उसको लेना है हीप से, हम क्या करेंगे कि न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा कि मेमोरी हम ले लेंगे। इसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टर आ गया। वही चीज़ है कि हमारे पास जो क्लास का नेम होता है वही हम एज डिक्लेयर करवाते हैं, वो कंस्ट्रक्टर। लेकिन कंस्ट्रक्टर में कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया जाता। क्लास का स्ट्रक्चर आ चुका है। न्यू ऑपरेटर का वही आपको मैं बता चुका हूँ। इसके बाद डिलीट ऑपरेटर का बताया, जब मेमोरी को यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद हीप से मेमोरी लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बजाय देखते हैं ये फ्री है, उसको डी एलोकेट करने का हम क्या करते हैं, डिलीट कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं।
इसके बाद हमारे पास न्यू डिलीट ये हमारे पास आ चुका है। मेन फंक्शन क्लास एब्स्ट्रक्शन आ चुका है। ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। टिप्स वगैरह आपको दी गई, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये तमाम चीज़ें उसके रिलेटेड है, ये आपने पढ़ लेना है। क्लॉक में लॉक फंक्शन का आपको मस्ट आना चाहिए, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड फंक्शन का आपको मैं ब्रीफली जो बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। फ्रेंड फंक्शन जो है इसका वर्क होता है जो हमारे पास प्राइवेट डाटा होता है। प्राइवेट डाटा का मैंने आपको बताया था, प्राइवेट डाटा को जस्ट जो है कि हम जो है कि क्लासेस के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। इसको क्लासेस के आउटसाइड हम जो कि इसको कॉल नहीं कर सकते। फ्रेंड फंक्शन जो होता है कि इस रूल एंड रेगुलेशन को, जो प्राइवेट के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उसको ब्रेक करता है। फ्रेंड फंक्शन का जब हम यूज़ करते हैं तो इससे हम क्या करते हैं, जो प्राइवेट डाटा होता है उसको क्लासेस के आउटसाइड जो हम एक्सेस कर सकते हैं, वो किसके ज़रिए करते हैं, वो फ्रेंड फंक्शन के ज़रिए करते हैं। और ये भी 5 मार्क्स है, ये इंपॉर्टेंट जो है कि प्रोग्राम है, ये आपके एग्ज़ाम के प्रैक्टिकल के अंदर मस्ट आएगा और आपके इंशाल्लाह आएगा। और आपने मुझे लाजिम बताना भी है जब आपका एग्ज़ाम होगा CS 201P का, तो आपने मुझे मस्ट बताना है अलॉक मलॉक फ्रेंड फंक्शन का आपके आया था या नहीं आया था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रेंड फंक्शन जो है कि इसका जो बाकी जो आपने इसका स्ट्रक्चर प्रोग्राम देखना होगा वो मैंने आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ। अगेन बता रहा हूँ कि आपको मैं जो कि मेंशन करूँगा चैनल, वहाँ से आपने देख लेना है। अभी मेरे जहन में नहीं है, मैं इंशाल्लाह देख के आपको बता देता हूँ। डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन है, इसको किस तरह डिक्लेयर कीजिए। पहले हमें क्या करते हैं, फ्रेंड का जो है कि कीवर्ड लिखते हैं और रिटर्न जो टाइप होती है वो देते हैं। फिर फ्रेंड फंक्शन का जो नेम होता है वो हम डिक्लेयर कर, इसके अंदर जो कि हमारे पास जो पैरामीटर पास करते हैं वो करते हैं। फिर एट द एंड जो कि सेमीकोलन यूज़ कर लेते हैं। अब हमारे पास इसके बाद आ गई है सिंपल प्रोग्राम नंबर 2 है। ये आपने यहाँ से कोई प्रोग्राम नहीं करना, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बस आपको जो मैंने बताया आपने वही फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स ले लेंगे। फ्रेंड की क्लास पहले क्लास से दिए दी, फिर उसके बाद फ्रेंड कीवर्ड इस्तेमाल किया था क्लास से, फिर प्राइवेट डाटा इसके अंदर दिया ताकि हम जो कि प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकें। अब मैंने रेफरेंस डाटा टाइप का मतलब होता है कि रेफरेंस ये आपसे MCQ जाएगा कि रेफरेंस का जो है कि कौन सा ऑपरेटर होता है, जो एंड का ऑपरेटर होता है वो हमारे पास रेफरेंस होता है। अब इसका हम क्यों कहते हैं, जब भी हमने मेमोरी को स्वैप करना होता है तो हम क्या कहते हैं कि इस रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अच्छा, रेफरेंस ऑपरेटर का जो ये प्रोग्राम है, ये देख प्रोग्राम ये मेरे एग्ज़ाम के अंदर जो है कि 10 मार्क्स 5 मार्क्स आया हुआ था जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के ये वैल्यू को स्वैप का ये प्रोग्राम दिएगा और मुझे बताया गया था इसके आउटपुट क्या है। अब जब हम रेफरेंस का इसके अंदर यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास क्या करेगा, वैल्यू को स्वैप करेंगे। हम क्या करते हैं कि इसका यूज़ कर, ये देखा आपने हमने वैल्यू को स्वैप करना है तो ये रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ किया। अब हमारे पास क्या है, मैं आपको जस्ट ब्रीफली ऊपर बताता हूँ, ये नीचे एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह इंट x हमारे पास 10 है, y हमारे 20 है। आप क्या कर दी, इंट टेम्प का मतलब होता है टेम्परेरी नंबर में हमने क्या किया, y को मैंने इंसर्ट किया। y हमारे पास क्या था हमारे पास 20 है। अब मैंने क्या किया, इसको टेम्परेरी में स्टोर कर दिया 20। अब हमारे पास आ गया y टेम्प है, टेम्प के अंदर हमने y को स्टोर करवाया वैल्यू 20 अब हो गई। अब क्या y इक्वल टू x, अब क्या है कि x क्या है, x हमारे पास 10 है, y के अंदर हमारे पास क्या स्टोर होगा 10 हो गया। अब x इज इक्वल टेम्प के अंदर मेरे पास वैल्यू यहाँ पे y की क्या थी, y 20 था तो यहाँ पे क्या आ गया 20। अब हमारे पास वैल्यू क्या बनी, y हमारे पास क्या बन गया 10 बन गया और x हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया 20 बन गया। ये चीज़ हमारे पास स्वैपिंग थी, वो यहाँ पे x 10 था लेकिन यहाँ पे x जो 20 होगा, y हमारे पास 20 था, यहाँ y 10 है। इट मी x की वैल्यू y में चलेगी, y की वैल्यू जो x में चली, ये हमारे पास जो कि स्वैप का मेथड था। और अब जब रेफरेंस का यूज़ किया तो ये बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे भी हमने अप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या हुआ कि वैल्यू को स्वैप करने का हमने यूज़ किया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंट रेफरेंस और पॉइंटर का। तो रेफरेंस का आपको मैंने बता दिया कि वैल्यू को स्वैप करना है। पॉइंटर का मतलब होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करने के यूज़ करते हैं। डैंगलिंग रेफरेंस का ये आपने पढ़ लेना है, ये बिल्कुल एज इट इज़ ही है। टिप्स को आपने छोड़ना नहीं है, ये पढ़ लेना, आपके MCQs क्लास से पढ़ रहे हैं। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि एक ऑपरेटर का या जो अगेन है ये हमारे पास प्लस का होगा माइनस का होगा, जब एक से ज़्यादा बार यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या ओवरलोडिंग बन जाते हैं। और ये हमारे पास कहाँ से अप्लाई होते हैं ये देखें। अच्छा, ऑपरेटर ओवरलोडर क्या होता है, ये हमारे पास 2 टाइप्स के, ये आपसे पूछ लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं ऑपरेटर ओवरलोड। ये यूनी और बैनी। यूनी ऑपरेटर वो होता है जिसके साथ जस्ट एक ही ऑपरेटर वर्क कर सकता है, वो हमारे पास क्या करता है ऑपरेटर होता है। जिस तरह एंड होगा, नेगेशन का होगा, नॉट का होगा, ये इस तरह होगा, ये हमारे पास क्या होगा यूनी ऑपरेटर होगा। बैनी ऑपरेटर होगा जिसके साथ 2 ऑपरेंड्स वर्क करते हैं बोथ साइड। ऑपरेंड्स का मतलब होता है ये A और B, ये A और B हमारे पास क्या है, ये 2 ऑपरेंड है, ये दोनों ऑपरेंड है और ये दरम्यान में मैंने प्लस लगा दी, ये ऑपरेटर है। मीन के जिसके अंदर 2 ऑपरेंड। बैनी का मतलब होता है 0 1 दो हमारे पास डिजिट आते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपने ये अज्यूम करना है A और B जो हमारे पास 2 ऑपरेंड है और साथ ये प्लस का ये ऑपरेटर है। अब यूनी के बारे में, यूनी के अंदर जब A मैंने लेट्स सपोज लगा दिया और साथ मैंने क्या कर दिया प्लस का सिंबल लगा दिया लेट्स सपोज, ये हमारे पास क्या बन गया यूनरी बन गया। मीन के
जिसके साथ एक ऑपरेंड होगा वो ऑपरेंड मतलब ए है हमारे पास, ये क्या है, यूनिटरी है। जब हमारे पास बाइनरी बनेगा, बाइनरी के अंदर मैं क्या ए प्लस बी कर देता हूँ, ये क्या बनेगा, ये बाइनरी ऑपरेटर बनेगा। और ये आपने ये याद रखना है कि कौन से जो ऑपरेटर हैं वो ओवरलोड हो सकते हैं, कौन से नहीं, और जो ओवरलोड नहीं हो सकते ये आपने याद रख लेना है कि ये जो ऑपरेटर ये ओवरलोड नहीं हो सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से मैंने स्टार का लगा दिया, ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, कुछ आपने याद रखना है, बाकी जो है कि आप थिंक कर लेना। ऑपरेटर और ऑपरेंड का याद, ऑपरेटर जो प्लस मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस के हो गया, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, ये तमाम जो ऑपरेटर ऑपरेंड होते हैं ए बी जिस तरह हमारे पास अकल आएंगे वो हमारे पास होंगे। इसके बाद हमारे पास आ गया नॉन मेंबर ऑपरेटर फंक्शन जो होते हैं। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट वो आपको करवा देता हूँ, बाकी क्योंकि टाइम वीडियो जो बोलन थी। और ओवरलोडिंग माइनस ऑपरेटर का मतलब है कि ये इसको माइनस के साथ जब लिखेंगे वो माइनस होगा, प्लस ऑपरेटर बनेगा तो उसके साथ प्लस का लगा देंगे, ठीक है। इसका सिंटैक्स जो ये आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एज MCQs। और इसके बाद हमारा ऑपरेटर वे डाटा क्लासेज हैं, डाटा के अंदर हमने किस तरह करना है इसको ऑपरेट, बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा देता हूँ जल्दी। अच्छा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग वही चीज़ बार बार अगेन एंड अगेन आ रही है। जब हम ऑपरेटर को अगेन एंड अगेन जो है कि जो ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं वो हमारे पास क्या ओवरलोडिंग असाइन में ऑपरेटर होता है कि ये हमारा A इज़ इक्वल टू B, ये हमारा क्या बनेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर बनेगा। मीन कि A इज़ इक्वल टू B का लगाएंगे वो हमारे पास क्या बनेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। इज़ इक्वल टू किसको नॉमिनेट कर रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर को। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। इसके बाद दिस पॉइंटर वही चीज़ है, दिस पॉइंटर मतलब क्लास का अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जब उसका नेम एज इट इज़ बिल्कुल जो लिखा हुआ है अगर उसी को अगेन यूज़ करना है उसके साथ क्या करेंगे, दिस का जो कि ये इस तरह दिस का हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास कराएगा दिस को 3 मेथड के जरिए हम उसको जो कि राइट ऑफ कर, एक ये मेथड है और एक दिस वन मेथड है। ये 2 मेथड हमारे पास जो है इसके जरिए हम जो कि दिस ऑपरेटर को जो कि लिख सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। दोनों मेथड जो हमारे पास करेक्ट है। सेल्फ असाइनमेंट क्या होता है, सेल्फ असाइनमेंट यहाँ से एलाबरेट का लेट्स सपोज अगर ए हमारे पास 5 है, आप क्या कर दिया, अगर मैं A इज़ इक्वल टू A कर देता हूँ, मीन कि A की वैल्यू A के अंदर स्टोर करवा दूँ, वो हमारे पास सेल्फ से मतलब है कि जिसकी वैल्यू है वो उसी के अंदर स्टोर करवा दें, मीन कि सेम ही जो ऑपरेंड होंगे वो ही हमारे पास क्या कराएंगे, सेल्फ असाइनमेंट कराएंगे। अब हमारे पास रिटर्निंग है वो उसको रिटर्न करवा देगी वापस। कन्वर्जन है, कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक टाइप को दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट करना, वो कन्वर्जन कराता है, कन्वर्ट करना कन्वर्जन को मैंने। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, अरे को किस तरह डिक्लेयर करवाया जाए वो मैं आपको बता चुका हूँ, उसका सिंटैक्स वगैरह प्रीवियस। उसको अरे को हम स्टार्ट करते हैं कि अरे 0 से। डायनेमिक अरे ऑब्जेक्ट है, ये 2 आपने लाइन 1 वी हैव डिक्लेयर अ पॉइंटर टेक्स्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप के जरिए करते हैं, और दूसरा क्रिएट करते हैं अरे 5 ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप से। ये इतना अहम नहीं, आपने देख लेना है। न्यू और डिलीट ऑपरेटर का मैं आप न्यू का मतलब होता है जब वैल्यू को एलोकेट करना है, न्यू को यूज़ करना। डिलीट ऑपरेटर का मतलब जब वैल्यू को डिलीट करना, जब हमारे पास जो मेमोरी है वो हमने देख लिया कि अब हमें इसके यूज़ नहीं करना, यूटिलाइज़ नहीं करना, आप क्या करें उसको डिलीट का यूज़ करके हम मेमोरी को फ्री कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 35 है स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है ये 2 टाइप्स की स्ट्रीम होती है, एक इनपुट स्ट्रीम होती है और आउटपुट स्ट्रीम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि ये टॉपिक्स है स्ट्रीम का, इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम, ये भी मैं आपको चैनल बताऊंगा, वहाँ से आपने करना है, ठीक है। ये सी इन होगा, सी इन आउट होगा, ये वहाँ से आपने प्रोग्राम का, बाकी आपने स्किप कर देना यहाँ से। और जो एवरी स्ट्रीम होती है वो एसोसिएटेड होती है, वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन थे, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, बाकी ये आपने थ्योरी पढ़ लेनी है। बाकी फॉर्मेट इनपुट और आउटपुट का आपको पता होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट क्या होती हैं, बफर का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, ये आपने जस्ट एक दफ़ा एंड से पढ़ लेना है, बाकी इतना तो नहीं है मेरे ख्याल से। स्ट्रीम का ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर वगैरह दिए गए इसे डिक्लेयर करवाते हैं, बाकी ये तमाम चीज़ें, ये एग्जांपल आपने स्किप कर दें। बाकी आपने जो स्ट्रीम मैनिपुलेशन आ गया है, मैनिपुलेटर्स का आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पास आ जाते हैं। फ्लोट पाई आ गया, इसके बाद जिसकी वैल्यू 3.1415926 है। नॉन पैरामीटर का होता है जिसके अंदर हम पैरामीटर वगैरह पास नहीं करते, वो कराते हैं मैनिपुलेटर डोमेन, ये इफेक्ट ये आप पढ़ लेते हैं, अहम नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं जो एम है ये इतना इसका एम नहीं है, ये एज MCQs में आ गया तो आ गया, वैल एंड अदरवाइज़ नहीं आएगा। फॉर्मेट मैनिपुलेशन का ये लेफ़्ट राइट होगा, ये एम नहीं है मेरे ख्याल से। ओवरलोडिंग, इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होते हैं। इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास कौन कौन से होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ये इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को हम किस राइट ऑफ करते हैं, ये ग्रेटर दैन को एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से लिखते हैं। और जो इंसर्शन ऑपरेटर वो होते हैं जिनको हम जो है कि ये स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर को इस तरह लिखते हैं, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को जो जिस तरह ग्रेटर दैन के 2 सिंबल लगाएंगे वो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होगा, और 2 लेस दैन के लगाएंगे जो इंसर्शन ऑपरेटर होगा। एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि जो वैल्यू सी आउट करवानी है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, जो है जब सी आउट करवाना है वैल्यू को डिक्लेयर करवाना है उसके साथ स्ट्रीम इंसर्शन का यूज़ करेंगे। जब वैल्यू को गेट करना है यूज़र से वो हम क्या करेंगे, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन का यूज़ करेंगे।
बाकी यहाँ से वही चीज़ लिखी गई वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी यूज़र डिफाइन मैनिपुलेटर्स हैं, ये आपने देख लेना ये किस तरह यूज़र जो है उसको डिफ़ाइन करता है। या राइट स्टैटिक की वर्ड, स्टैटिक वो होता है कि वी हैव बीन स्टैटिक की वर्ड इन अवर एग्जाम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिक, तो हाउ कैन वी स्टैटिक। अच्छा ये देखा स्टैटिक कीवर्ड जो है कि ये हम क्या करते हैं कि कोई भी वेरिएबल होता है उसके पहले हम जो है कि उसको राइट, अब ये हमारे पास डाटा टाइप्स है और ये वेरिएबल है, एक के साथ या हम करेंगे वो ये क्या बनेगी, ये स्टैटिक बन जाएगी। स्टैटिक जो इंटीजर होता है हम क्या करते हैं उसको इनसाइड जो फंक्शन के अंदर जो हमारे पास इंटीजर इनसाइड फंक्शन के अंदर जो है उसको डिक्लेयर करवाते हैं, वो हमारे पास क्या होगा, स्टैटिक होगा। यहाँ पे ये लिखा होगा मेन फंक्शन को उसके इनसाइड जो है कि डिक्लेयर करवाते हैं वो हमारे पास स्टैटिक कहलाता है। बाकी इसमें मेरे ख्याल स्टैटिक का जो टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक टाइप डाटा मेंबर ऑफ क्लास, ये डाटा के अंदर किस तरह आपने इसको डिक्लेयर करवाना ये आपने याद रख लेना है। पॉइंटर्स का मैं आपको बता चुका, पॉइंटर वो होते हैं जो कि वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करते हैं। रेफरेंस वो एंड ऑपरेटर होगा। कॉल भी वैल्यू जब कॉल को जो कि कॉल भी वैल्यू कॉल भी रेफरेंस जो इन दोनों को आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है कि ये क्या होते हैं। जब हम कॉल फंक्शन जब हम फंक्शन कॉल करेंगे और उसके आर्गुमेंट पास कराएंगे ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को, वो फंक्शन के वो हमारा कॉल भी वैल्यू कॉल भी रेफरेंस है जो कि हम फंक्शन को चेंज करना चाहते हैं। जो आप उसका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वेरिएबल को या किसी भी वेरिएबल को जब चेंज करना चाहते हैं वो हमारे पास क्या होगा, कॉल बाय रेफरेंस होगा। वेरिएबल दैट बाय रेफरेंस विल बी पास, उसको क्या कर ये रेफरेंस का यूज़ करते हैं। वही बात आ गई कि जब हमने वैल्यू को स्वैप कराना है या उसकी ओरिजिनल वैल्यू को जब हमने चेंज करना है उसके लिए हम रेफरेंस का यूज़ करते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का वही है, जब हम हीप से जो कि मेमोरी को गाइड करते हैं, एलोकेट करते हैं, उसको यूज़ करने के बाद उसको डी एलोकेट करते हैं, वो हमारे पास कहलाता है। उसके बाद असाइनमेंट इनिशियलाइजेशन है, इसको किस तरह करना है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहले क्या करना है, डाटा टाइप डिक्लेयर करवानी है। वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले, यहाँ पे आई है आप ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। इसको डिक्लेयर करवा दिए इज इक्वल टू 0 के। अब इसको जो है कि हम क्या करते हैं कि इंट आई करवा दिए, फिर आई इज इक्वल टू 0 करवा दिए। इस तरह हम जो कि डिक्लेयर करवाते हैं। इसको जो कि टू मेथड के जरिए हम डिक्लेयर करवा सकते हैं, दोनों मेथड आपको ठीक है। या इसको एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर करवा दें इंट आई इज इक्वल टू, या इस तरह इंट आई और आई इज इक्वल टू 0, बहुत मेथड आपके बिल्कुल करेक्ट है इसको डिक्लेयर करवाने के। कॉपी कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब है, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यहाँ से आपको मैं टू द पॉइंट बता देता हूँ, बाकी आपने जो है कि खुद करने हैं। ए इज इक्वल टू अगर हमारे पास 5 है, अब हमारे पास क्या है कि अब ए जो हमारे पास 5 है, अब क्या करते हैं कि अब मैंने क्या करना है, इसकी वैल्यू को वाई के अंदर कॉपी करना है। वाई के अंदर मैंने कॉपी करना है, क्या करूँगा, वाई इज इक्वल टू मैं ए करूँगा। ये यहाँ पे वाई इज इक्वल टू ए किया तो क्या होगा, जो ए क्या हमारे पास 5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये देख अब क्या किया मैंने, ए की जो ए की वैल्यू उसको क्या किया वाई के अंदर मैंने कॉपी कर दी, वो क्या बनेगा वाई क्या हमारे पास बनेगा 5। ये हमारे पास होता है कॉपी कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया। बाकी इसका ये भी कॉपी कंसेप्ट का जो है ये भी प्रोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स वगैरह आ गए हैं, वो आप देख लीजिएगा। अदरवाइज़ रूल ऑफ यूजिंग जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, यूज़ ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर, वही चीज़ हमारे पास आ गया है। समरी वगैरह वो आप देखें एक्सरसाइज। अब लेक्चर नंबर 14 है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट एंड क्लास मेंबर आ गए कि उनको किस तरह डिक्लेयर करवाना होता है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अबाउट आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर आ गए, इन क्लास वही आपके पास चीज़ें हैं, क्लासेस को किस तरह डिक्लेयर करवाना है। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर क्या है। टेम्पलेट फंक्शन जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेम्पलेट क्या होते हैं, ये देख वाइड स्वैप है, इंटीजर जो कि रेफरेंस ऑपरेटर है, आई और रेफरेंस है, इंट इज टैंप किया, टैंप इज इक्वल टू आई किया, आई इज इक्वल, यही वही मेथड है जो हमने प्रीवियस किया था, वैल्यू को स्वैप किया। अब हमने क्या किया, टैंप को यूज़ करके वैल्यू को स्वैप करना आपस के अंदर। ए की वैल्यू अगर ए और बी है, ए की वैल्यू बी के अंदर कन्वर्ट कर दें, बी की वैल्यू ए के अंदर कन्वर्ट कर, मीन के उनका एक्सचेंज कर देना। इसके बाद ये एग्जांपल आपने देख लेनी है, वो लोडिंग का आपने देख लेना है। टेम्पलेट का तो इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको जो है कि एट द एंड में आपको चैनल बताता हूँ। टेम्पलेट फंक्शन है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ये टेम्पलेट का जो स्ट्रक्चर आप देख लेना है, इसे टेम्पलेट क्लास टी है, फिर टी क्लास की जो हमने डिक्लेयर करवाया यहाँ पर रखेंगे, फिर उसका नेम डिक्लेयर करवाया रिवर्स है, फिर टी इसको और एक्स वेरिएबल रिटर्न करवा देंगे, ये माइनस एक्स के इस तरह। 42 के अंदर हमारे पास टेम्पलेट का मीन कि ये पूरे जो चैप्टर है ये टेम्पलेट के ऊपर ही कंप्राइज है। अच्छा अब क्लास टेम्पलेट है, ये क्या होते हैं, टेम्पलेट क्लास टी है, ये दिस वन, इसका स्ट्रक्चर आपने देख लेना है। बाकी आप वीडियो से खुद देख लीजिए यूट्यूब से, बाकी इसमें थ्योरी की जस्ट क्लियर करें। उसके बाद हमारे पास आ गया टेम्पलेट और फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं, इन दोनों को मिलाकर हमने एक प्रोग्राम बनाना क्रिएट किया। एग्जाम्पल आपने देख लेनी है। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी क्या होती है, STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, और STL स्टैंड फॉर ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। 43 के अंदर आप आ गए डिज़ाइन प्रॉब्लम एनालिसिस। या प्रॉब्लम एनालिसिस मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है उसको हमने एनालिसिस करना होता है, डीपली थिंक करना होता है, ये कहाँ से मिस्टेक आई है, ये क्यों आई है, ये दिस वन आ गया।
अब हमारे पास इस तरह आ चुका है ये जाइंट वगैरह का, ये वही मैथ का जो हमारे पास कंसेप्ट जो कि आ रहा है कि इसको प्रोग्राम के अंदर हम किस तरह करें। जिस तरह हमारे पास ये पहला एलिमेंट है, इसको क्या करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट को 1 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दरम्यान में प्लस का ऑपरेटर लगाएंगे, फिर 2 को 2 के साथ करेंगे। ये तमाम जो चीज़ें आपके मैथ के अबाउट ही हैं, ठीक है, वही आपके पास आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज किस तरह लेना है, जो कॉलम होते हैं इस तरह ये तरह रो है, इसको क्या कर दिया, इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, या जो कॉलम की वैल्यू होगी उसको क्या कर देंगे, रो के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। आप जिस तरह हमारे पास 1 2 3 है, 1 2 3 को क्या किया, ये रो के अंदर, रो मीन की ये कतार है, आप कतार को क्या करेंगे, इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कॉलम के अंदर क्या करेंगे, 1 2 3 इस तरह पूरी रो को इस तरह कॉलम के अंदर खिलवा देंगे, मीन के खड़ा कर देंगे, जिसको हम कहते हैं। उसके बाद क्या 5 6 7 है, 5 6 7 के क्या करेंगे, ये कतार के अंदर इसको क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, इस पूरी को इसके अंदर ही जो खड़ा कर देंगे। 5 6 7 आ गया, फिर 9 10 11 है, इसको क्या किया, कॉलम में कन्वर्ट किया तो 9 10 11 आ गया। एक मेथड ये है। सेकंड मेथड इसका क्या है कि अब क्या है 1 5 9 है, कॉलम के अंदर इसको रो के अंदर लिखेंगे 1 5 9 आ गया। 2 6 10 है, आप कॉलम को कतार के अंदर लिखें 2 6 10, इस 3 7 11 है, इसको कतार के अंदर लिखेंगे। मीनिंग के दोनों मैथड से आप करेंगे तो दोनों का मेथड आपके साथ करेक्ट होगा। ये वही का मैथ का। अब 44 के अंदर हमारे पास आ गया है मैट्रिक कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ये आपने देख लेते हैं हम नहीं आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ट्रांसपोज फंक्शन वो आपको मैं प्रीवियस बता दूँ, ट्रांसपोज आपने किसने कॉलम को जो कि रो के अंदर कन्वर्ट करना या रो को कॉलम में करना, बहुत मैथड जो हमारे पास सही होंगे। बाकी हमारे पास इसके अंदर और मेरे ख्याल से अहम तो नहीं है कोई चीज़ देखने में। 45 के अंदर हम देख लेते हैं लेक्चर के अंदर। अरे यार लूप्स एंड कंस्ट्रक्टर का आपको ये जो 45 जो है आपका लेक्चर है वो आपके पास कंप्राइज है, प्रीवियस जो लेक्चर हैं वो उनके ऊपर कंप्राइज। तो टेबल क्या होता है वो आपको मैंने बताया कि जो कि एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ना जो बनाते हैं, ठीक है, वो आप स्ट्रक्चर ऑफ क्यूरी लैंग्वेज क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें आपने देख लेनी है। ये तमाम चीज़ें आपके आ गया है SQL का, ये तमाम चीज़ें, ठीक है, और ओरेकल हो गया SQL, ये तमाम। अच्छा अब हमारे पास ये हो गया आपके पास CS201 की जो कि मैंने आपको लेक्चर तमाम जो कि इंपॉर्टेंट थे जो थ्योरी वो करा दी, कुछ आपको बता भी दिए, ब्रीफली एलाबोरेट कर दी जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। अब हम जो कि आते हैं कि अपने पॉइंट्स की तरह, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एट दी एंड जो कि बताऊँगा कि कौन कौन से जो कि प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है और उसका चैनल क्या है, चैनल नेम कहाँ से, जहाँ से मैंने तैयार की थी वहाँ से आपका प्रोग्राम 100% जो कि जो कंसेप्ट वहाँ से आएंगे वो पेपर जो कि आप समझिए। वहाँ से अगर आपको वीडियो आपने अच्छी तरह देख ली चैनल से तो आपके जो कि 100% जो पेपर वो इंशाल्लाह आप जो प्रैक्टिकल के इजली जो कि कर सकते हैं। अच्छा आपने ये करना है कि फॉर लूप, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। उसके बाद आपके पास अरे का आपको पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर का पता होना चाहिए, उसके बाद टेम्पलेट का और फ्रेंड फंक्शन का। आपको इन 5-6 जो प्रोग्राम मैंने आपको अभी बताए हैं इनका आपको पता होना चाहिए ये क्या होते हैं, और इनके ऊपर ही आपका जितने भी प्रोग्राम आते हैं आपको क्या करते हैं, कोई कह देंगे आपको एरर निकालें, इसकी आउटपुट निकालें और ये आप एक प्रोग्राम बनाएं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कॉपी, कंस्ट्रक्टर फ्रेंड, ये तमाम टेम्पलेट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपने देखिए अगर आपको अभी तक जो कि प्रोग्राम में कि बिल्कुल भी 0% आपको तैयारी नहीं है तो मैं आपको अभी चैनल आपको बताता हूँ यहाँ से, तो आप वहाँ से तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके जो है कि 100% जो तैयारी है बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा अब जो हमारे लर्न कोडिंग है, आपने जो कि कॉपी के स्ट्रक्चर से लेकर जितने भी आपके पास वाइल लूप, डू वाइल लूप, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो आप क्या करें, यहाँ से जो लर्न कोडिंग चैनल है आप इसे देखें, इंशाल्लाह जो आपकी 100% जो तैयारी है जो प्रोग्रामिंग है वो आपकी यहाँ से जो कि सॉल्व हो जाएगी और आपको जो है कि एंड आउट से जो प्रोग्राम है उनको करने की नीड ही नहीं है।